के लिए आज से मैथमेटिक्स का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्लास ऑफलाइन में हम पढ़ाए थे, कुछ चैप्टर जहाँ तक पढ़ाए थे वहाँ के बाद हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और यदि कोई नए छात्र हों तो उन्हें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन क्लास में भी SF स्टूडेंट फ्रेंड्स, जिसके राइटर डॉक्टर KC सिन्हा हैं, उनके सभी चैप्टर को हम कम्प्लीटली पढ़ा देंगे, पूर्ण रूपेण पढ़ा देंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग नमम। गणित। फिलहाल हम SF का उपयोग करेंगे, स्टूडेंट फ्रेंड्स, जिसके राइटर डॉक्टर KC सिन्हा हैं। चैप्टर नंबर 14 तक हम क्लास किए, हालांकि बीच में ज्योमेट्री का पार्ट्स हम छोड़े हैं, उसको बाद में हम रिकवर करेंगे। पहले हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करके पूरे गणित को हम समाप्त कर लेते हैं, मैथमेटिक्स को पूरा समाप्त कर लेते हैं। फिर जो भी चैप्टर बचे होंगे सबको कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए जो भी वर्ग 9 के छात्र हों, ध्यानपूर्वक एकाग्र मन से, अस्थिर मन से कॉपी कलम लेकर के अपने अपने घर में एकांत रूप में जाकर बैठ जाएं और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, पूरा एकाग्रचित भाव होकर सुने, तब आप बहुत अच्छा ढंग से समझ जाइएगा। गणित स्टूडेंट फ्रेंड्स से अभी हम पढ़ाएंगे, जिनके राइटर डॉक्टर KC सिन्हा हैं। स्टार्ट होगी चैप्टर नंबर 15। अध्याय 15। चैप्टर का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अध्याय 15 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 ठोस आकृति का अध्ययन करना है, घन का और घनाभ का। घन और घनाभ ये दोनों का अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम घन और घनाभ का हम पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते हैं। जो कुछ उसमें सूत्र आ रहा है उस सूत्र को हम समझा देते हैं, थोड़ा एकाग्र मन से देखिएगा। सबसे पहले हम घनाभ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। घनाभ का घनाभ घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड। घनाभ एक ठोस आकृति, सॉलिड फिगर। ठोस आकृति किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें 3 विमाएं हों, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। वैसी आकृति जिसमें 3 विमाएं हो, उसी आकृति को हम ठोस आकृति कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं। घनाभ एक ठोस आकृति है क्योंकि इसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। संक्षेप में इसे 3D भी कहते हैं। 3D जिसका अर्थ होता है 3 डायमेंशनल, 3 विमा। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले घनाभ कहते किसको है? घनाभ का थोड़ा परिभाषा समझा। घनाभ का परिभाषा समझा।
जब दो सर्वांगसम आयत को एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे के सिद्ध में रखकर उसके संगत शीर्ष को मिलाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उस ठोस आकृति को घनाभ कहा जाता है। परिभाषा भी हम बोले हैं, जब दो सर्वांग सम आयत को एक दूसरे के समांतर रखकर उसके संगत शीर्ष को मिलाया जाए, संगत शीर्ष को मिलाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है, ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ का हम परिभाषा लिख दिए, जब दो सर्वांगसम आयत को एक दूसरे के समांतर रखकर उसके संगत शीर्ष को मिला दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उस ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ वास्तव में आयत के द्वारा बनता है। घनाभ का निर्माण आयत से होता है। आयत एक समतल आकृति है। अच्छा, समतल आकृति किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें दो विमाएं हो उसे समतल आकृति कहते हैं, प्लेन फिगर कहते हैं। आयत में दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, इसलिए आयत समतल आकृति है, प्लेन फिगर है। घनाभ का निर्माण आयत से होता है। कैसे होता है थोड़ा चित्र से समझे, फिगर से समझे। ABCD आयत है, PQRS आयत है, और मानकर चलिए ये दोनों सर्वांग सम आयत है। सर्वांग सम अर्थ होता है सर्व अंग समान। मान लीजिए आयत ABCD और आयत PQRS सर्वांग सम है, अर्थात इसकी संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर, अर्थात AB भुजा PQ भुजा के बराबर, BC भुजा QR भुजा के बराबर, CD भुजा RS भुजा के बराबर, AD भुजा PS भुजा के बराबर, कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, कोण D कोण S के बराबर। परिभाषा देखिए, जब दो सर्वांगसम आयत को, ये दोनों सर्वांगसम आयत एक दूसरे के समांतर रखकर, अब हम समांतर रखेंगे। अच्छे, दोनों सर्वांगसम आयत में संगत शीर्ष को पहचान लीजिए। A का संगत शीर्ष P है, B का संगत शीर्ष Q है, C का संगत शीर्ष R है, D का संगत शीर्ष S है। अब हम दोनों सर्वांगसम आयत को एक दूसरे के समांतर रखते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए,
ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा आयत ABCD पीछे में है, जबकि आयत PQRS ये सामने में है। एकाग्र से देखिए, आयत ABCD पीछे है और आयत PQRS सामने में है। अब हम क्या करेंगे, इसके संगत शीर्ष को मिला देते हैं। शीर्ष A को शीर्ष P से मिला दिए, शीर्ष B को शीर्ष Q से मिला देते हैं, शीर्ष C को शीर्ष R से मिला देते हैं और शीर्ष D को शीर्ष S से मिला देते हैं। बन गया आयत, बन गया घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? जब दो सर्वांगसम आयत को एक दूसरे के समांतर रखकर उसके संगत शीर्ष को मिला दिया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसी ठोस आकृति को हम घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। देख लीजिए, यही तो घनाभ है, यही घनाभ है। हमारे दैनिक जीवन में घनाभ के अनेक उदाहरण हैं, अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में जैसे ईट घनाभ का उदाहरण है। और आप बोल सकते हैं जैसे किताब घनाभ का उदाहरण है। और बोल सकते हैं जैसे डस्टर घनाभ का उदाहरण है। इस प्रकार से बहुत ऐसे चीज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास में। जब नजर दीजिएगा तो बहुत ऐसे चीज हैं जो एक घनाभ का उदाहरण है, अनेकों ऐसी चीज। घनाभ में, चूंकि घनाभ एक ठोस आकृति है, घनाभ में 3 विमाएं होती है, 3: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान देखिए, आप जो ये विमा देख रहे हैं ये लंबाई है, जिसको हम L से सूचित करते हैं, L से। ये जो देख रहे हैं ये चौड़ाई है, B से सूचित करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊंचाई है, S से सूचित करते हैं। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कुछ हम घनाभ का एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं। संदूक, ये भी घनाभ का उदाहरण है। बक्सा, ये भी घनाभ का उदाहरण है। क्लासरूम में आप बेंच देखिएगा, बेंच का ऊपर वाला तख्ती घनाभ का उदाहरण है। डेस्क का ऊपर वाला तख्ती घनाभ का उदाहरण है। चौखुट, पिलर जो होता है घर में, वह भी घनाभ का उदाहरण है। जैसे आप इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, ये भी एक घनाभ का ही उदाहरण है। ये भी एक घनाभ का उदाहरण है। ध्यान से देखिएगा तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ऊंचाई। ये घनाभ का ही उदाहरण है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ऊंचाई। तो घनाभ का एक हम एग्जाम्पल भी दिखा दिया आप लोग को। अब घनाभ के बारे में कुछ और चीज देखा जाए। घनाभ में सतह, उसके बाद शीर्ष, उसके बाद किनारा, उसके बाद विकर्ण की संख्या। घनाभ में सतह की संख्या कितनी होती है? जान लीजिए, घनाभ में सतह की संख्या 6 होती है और प्रत्येक सतह आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है, आयत के जैसा होता है। और सभी 6 आयत समान नहीं होते हैं, बल्कि उसमें 2-2 आयत समान होते हैं। ध्यान से देखिएगा, घनाभ में सतह की संख्या 6 और प्रत्येक सतह आयताकार। जैसे आप इसी को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आयताकार सतह है,
निश्चित रूप से इसके पीछे वाला सतह भी आयताकार होगा। उसके बाद आप इसको देखिए, ये भी तो आयताकार सतह है, निश्चित रूप से इसके पीछे वाला सतह भी आयताकार होगा। उसके बाद अब आप इसको देखिए, ये भी आयताकार सतह है, निश्चित रूप से इसके पीछे वाला सतह भी आयताकार होगा। तो घनाभ में कुल मिलाकर 6 सतह होते हैं। प्रत्येक सतह एक प्रकार का आयत है, आयत, और सभी 6 आयत एक समान नहीं है, 2-2 आयत एक समान है। जैसे फिर से देखिए, ये आयत और इसके ठीक पीछे वाला आयत एक समान, ये आयत और इसके ठीक पीछे वाला आयत एक समान, ये आयत और इसके ठीक पीछे वाला आयत एक समान। तो पहला पॉइंट हम क्लियर कर लिए, घनाभ में सतह की संख्या 6 है, प्रत्येक सतह आयताकार, सभी आयत एक समान नहीं परंतु 2-2 आयत एक समान। अब है शीर्ष। घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है, 8। अच्छा, शीर्ष किसे कहते हैं? घनाभ की तीनों बीमाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को घनाभ का शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, बिंदु ए घनाभ का शीर्ष हुआ क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल रही है। उसी प्रकार बिंदु पी शीर्ष हुआ, बिंदु डी शीर्ष हुआ, बिंदु एस शीर्ष हुआ। 4 शीर्ष ऊपर और 4 शीर्ष नीचे भी तो है, बिंदु बी, बिंदु क्यू, बिंदु सी और बिंदु आर। शीर्ष किसे कहते हैं? घनाभ की तीनों बीमाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को घनाभ का शीर्ष कहते हैं। घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है। आप यहां से भी देख सकते हैं, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष। नीचे जाइए, 5वां शीर्ष, 6ठा शीर्ष, 7वां शीर्ष और 8वां शीर्ष। शीर्ष एक प्रकार का बिंदु है, वह बिंदु है जहां तीनों बीमाएं आकर मिलती है। उसके बाद किनारा। घनाभ में कुल मिलाकर 12 किनारा होते हैं। घनाभ में कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं। अच्छा, घनाभ का किनारा किसे कहते हैं? क्या होता है इसका परिभाषा? ध्यान सुनिएगा। घनाभ की 2 सतह जिस रेखा पर मिलती है उसी रेखा को घनाभ का किनारा कहते हैं। घनाभ की 2 सतह जिस रेखा पर मिलती है उस रेखा को घनाभ का किनारा कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये घनाभ का किनारा है। क्यों? क्योंकि ये सतह और ये सतह, ये दोनों यहाँ मिल रही। जैसे ये एक प्रकार का किनारा है, उसी प्रकार ये भी किनारा है, ये भी किनारा है और ये भी किनारा है। 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा नीचे भी तो होगा। 1, 2, 3, 4 और 4 और किनारा है। 1, 2, 3, 4, कुल मिलाकर 12 किनारे। घनाभ में कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं। फिर से देखना चाहिएगा, देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ऊपर में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। घनाभ में कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं। सभी किनारा एक समान नहीं होता। ध्यान से देखिएगा, 4 किनारे एक समान होते हैं। 4 किनारा लंबाई वाला, 4 किनारा चौड़ाई वाला और 4 किनारा ऊंचाई वाला। यह देखिए, देखिए, 1 ये लंबाई वाला किनारा है, ये लंबाई वाला किनारा है। 1, 2, 3, 4, ये चारों एक समान है। अब देखिए चौड़ाई वाले किनारे को। 1,
2 3 4, ये चारों भी एक समान है। अब देखिए ऊंचाई वाले किनारे को, 1 2 3 4, ये चारों एक समान है। तो घनाभ में कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं। 12 किनारा एक दूसरे के बराबर तो नहीं होता है, परंतु उसमें 4 किनारा समान होता है। 4 किनारा लंबाई वाला, 4 किनारा चौड़ाई वाला और 4 किनारा ऊंचाई वाला। अब देखिए विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। विकर्ण, ध्यान से देखिए, शीर्ष ए के सम्मुख शीर्ष आर है, ए और आर को मिलाने वाली रेखाखंड। थोड़ा इसको हम मिलाते नहीं, इसे समझाते हैं। शीर्ष ए के सम्मुख शीर्ष आर है, ए और आर को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण। शीर्ष बी के सम्मुख एस है, बी और एस को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण। शीर्ष क्यू के सम्मुख शीर्ष डी है, क्यू और डी को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण। उसके बाद शीर्ष सी के सम्मुख में शीर्ष पी है, सी और पी को मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण। चूंकि घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है और जब हम सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे तो जो विकर्ण बनेगा उस विकर्ण की संख्या 4 होगी। फिर से देख लिया जाए, फिर से समझ लिया जाए। घनाभ अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। यह एक ठोस आकृति है। घनाभ का निर्माण आयत से होता है। घनाभ कहते किसे हैं? जब दो सर्वांगसम आयत को एक दूसरे के समांतर रखकर उसके संगत शीर्ष को मिलाया जाए तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ का एक चित्र भी बनाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में घनाभ के अनेक उदाहरण हैं। एक किताब, डस्टर, इसके अलावा बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। बेंच और डेस्क का ऊपर वाला सतह जो है वह भी तो घनाभ है। जो बक्सा भी दिखा है वह भी तो घनाभ है। जो आप पिलर देखते हैं वह भी घनाभ है। बिस्किट का पैकेट वह भी घनाभ है। साबुन का पैकेट वह भी घनाभ है। ऐसे घनाभ के अनेक उदाहरण हैं। उसके बाद घनाभ में सतह की संख्या 6 होती है। प्रत्येक सतह आयताकार, सभी 6 आयत एक समान नहीं, 2-2 आयत एक समान। घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है। शीर्ष एक प्रकार का बिंदु है, वह बिंदु जहां तीनों बीमाएं मिलती है। किनारा, घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। सभी 12 किनारे एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। 4 किनारा एक समान, 4 लंबाई वाला, 4 चौड़ाई वाला और 4 ऊंचाई वाला। और घनाभ में विकर्ण की संख्या भी 4 होती है और चारों विकर्ण एक समान होते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे आप लोग तेजी से इसको वीडियो को रोक करके, वीडियो को जिसको अंग्रेजी में पॉज करना कहते हैं, वीडियो को रोक करके इसे उतार लें तेजी से। अब घनाभ में कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को समझाया ध्यानपूर्वक। सबसे पहले घनाभ का एक हम चित्र बनाते हैं।
पहला सूत्र, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। दूसरा सूत्र, घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 इंटू H इंटू L प्लस B। तीसरा, घनाभ का आयतन। फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। चौथा, घनाभ का विकर्ण। फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहां L का अर्थ घनाभ की लंबाई, B का अर्थ चौड़ाई और H का अर्थ ऊंचाई। सूत्र को पहले समझ लिया जाए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H है। दूसरा, घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू H इंटू L प्लस B। तीसरा, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H। चौथा, घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जहां L का अर्थ लंबाई, B का अर्थ चौड़ाई, H का अर्थ ऊंचाई। इसको तेज से उतार लीजिए। उसके बाद हम इन सूत्रों पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तेज से इसको उतार लीजिए। अब इन चारों सूत्रों पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी तुरंत हम लोग समझे थे घनाभ में सतह की कुल संख्या 6 होती है और प्रत्येक सतह कैसा होता है? आयताकार। सभी 6 आयत एक समान नहीं, परंतु उसमें 2-2 आयत एक समान। पहला सूत्र है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H है। अब ये सूत्र कहां से आया है इसको थोड़ा समझा जाए। पृष्ठ को हम लोग सतह भी कहते हैं, पृष्ठ को हम लोग फलक भी कहते हैं। याद रखिएगा, सतह भी कहते हैं और फलक भी कहते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ अर्थात सभी सतह का क्षेत्रफल। अब घनाभ में कुल मिलाकर कितने सतह है? 6 सतह है। जब बोला जा रहा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ, इसका अर्थ हुआ सभी सतह अर्थात 6 सतह। संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ 5 सतह तो नहीं होगा, संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ 7 सतह तो नहीं होगा। हम जानते हैं घनाभ में कुल मिलाकर 6 सतह होती है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थ हुआ घनाभ के सभी सतह का क्षेत्रफल। तो सभी सतह का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और हम जानते भी हैं घनाभ का सभी सतह आयत है, तो सभी सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो घनाभ में कुल मिलाकर 6 आयत है, 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम S के द्वारा सूचित करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को S के द्वारा सूचित करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी बॉक्स के द्वारा समझा देते हैं, इसी बॉक्स के द्वारा समझाते हैं। ये घनाभ है, सभी छात्र ध्यान से देखिए, ये घनाभ है।
इसको हम मान लेते हैं लंबाई। लंबाई को L से सूचित करेंगे। सबसे बड़ी रेखा को लंबाई मान ली। इसको मान लेते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को हम B से सूचित करेंगे। मध्यम लंबाई का रेखा है। इसको मान लेते हैं ऊंचाई, हाइट। ऊंचाई को S से सूचित करते हैं। सबसे छोटी रेखा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेते हैं। सभी 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस सतह को देखिए। ये तो आयत है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई या गुना चौड़ाई। घनाभ के दृष्टिकोण से इसको L माने हैं, इसको B माने हैं। इस सतह का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? L गुना B। L गुना B। इस सतह का क्षेत्रफल निकल गया। और हम जानते हैं जैसा ये सतह है वैसा ठीक पीछे भी तो सतह है। जितना इसका क्षेत्रफल उतना पीछे वाले सतह का क्षेत्रफल। तो हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए इसको। अब इसको देखा जाए। ये भी तो आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। परंतु घनाभ के दृष्टिकोण से ये B माने हैं B और ये H माने हैं H। तो B गुना H कर देते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। B गुना H। और जितना इस आयत का क्षेत्रफल उतना पीछे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो 2 से गुना कर दिए हम। ये दोनों आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब पुनः देखा जाए। ये भी तो आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। परंतु घनाभ के दृष्टिकोण से ये L है, L। और ये क्या है? H। तो इस आयत का क्षेत्रफल L गुना H। L गुना H। और जैसा इस आयत का क्षेत्रफल वैसा ठीक पीछे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो 2 से गुना कर दीजिए। अब ये भी है 2 आयत का क्षेत्रफल, ये भी है 2 आयत का क्षेत्रफल और ये भी है 2 आयत का क्षेत्रफल। ये सबको जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। अब कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, इसमें और इसमें। ये तीनों पद में 2 गुना के रूप में है। 2 गुना के रूप में कॉमन ले लिए। कोष्ठ प्रारंभ 2 कॉमन लिए तो बच गया LB प्लस 2 कॉमन लिए BH प्लस 2 कॉमन लिए LH कहो या HL कहो। गुना में क्रम बदलेंगे, कोई प्रभाव नहीं। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब दूसरा था घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल। चारों दीवार का क्षेत्रफल। इसको हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसे कहा जाता है। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल या इसको हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। A से इसे सूचित किया जाता है। A से। ये देखिए घनाभ का ये पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा और ये चौथा। चारों दीवार का अर्थ 4 आयत। चारों दीवार का अर्थ क्या है? 4 आयत। तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये चारों आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिए। सिंपल सा बात है। चारों आयत का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दीजिए। हम भी यही काम करने वाले हैं। क्या है? तो सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। परंतु घनाभ के दृष्टिकोण से L गुना H। इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। L गुना H। जितना इस आयत का क्षेत्रफल उतना पीछे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो 2 से गुना कर दिए। 2 आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका देखा जाए।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। परंतु घनाभ के दृष्टिकोण से इसे हम b माने हैं और इसे हम h माने हैं, तो b गुना h, b गुना h। और जितना इस आयत का क्षेत्रफल उतना पीछे वाले आयत का क्षेत्रफल 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 आयत ये है, 2 आयत ये है, इसको अब जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल ये प्रूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब कुछ कॉमन आएगा, इसमें भी 2h गुना के रूप में, इसमें भी 2h गुना के रूप में, 2h गुना के रूप में कॉमन, पोस्ट प्रारंभ 2h कॉमन लिए तो बच गया n, प्लस 2h कॉमन लिए तो बच गया b। तो घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू h इंटू एल प्लस बी, ये भी हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इस सूत्र को हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी वास्तव में आयत का परिमाप होता है। इसको हम कह सकते हैं आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। अरे 2 इंटू एल प्लस बी मैंने क्या, आयत का परिमाप, बच गया h तो गुना ऊंचाई। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल s से सूचित करते हैं, फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल बड़ी ए से सूचित करते हैं, फॉर्मूला 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, या इसी को आयत का परिमाप गुना ऊंचाई भी कह सकते हैं। 23 से नोट कीजिए, 23 उतार लीजिए वीडियो को रोक रोक करके। तीसरा था घनाभ का आयतन। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम v से सूचित करते हैं, L गुना B गुना H। अब देखा जाए घनाभ का आयतन, इसको L गुना B गुना H कहां से आया, इसको समझा जाए, थोड़ा एकाग्र में समझा जाए। घनाभ एक ठोस आकृति है, इस ठोस आकृति का आयतन कितना होगा? तो ठोस आकृति का आयतन किसे कहते हैं? तो ठोस आकृति के सतहों के द्वारा जितने स्थान को घेरा गया हो, उस घेरे गए स्थान को ही हम उस ठोस आकृति का आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आधार का क्षेत्रफल निकालकर ऊंचाई से गुना कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल निकालकर और ऊंचाई से गुना कर देंगे। वास्तव में हम जानते हैं घनाभ के आधार में क्या रहता है? आयत रहता है। आधार का क्षेत्रफल माने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल L गुना B, गुना ऊंचाई को S से करते हैं। और चौथा सूत्र था घनाभ का विकर्ण, जिसे पाइथागोरस के सूत्र के द्वारा और कुछ प्रमेय के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। इसे भी आप 23 से उतारें, नोट करें। तो अब हम लोग इन सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण को ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए एक घनाभ है, इस घनाभ का लंबाई है, मान लीजिए यही घनाभ है, लंबाई है इसका 10 मीटर, चौड़ाई है इसका 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है, पहला एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। पहला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है
2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू L 10 गुना B 8, यहाँ से देखकर B 8 गुना H 6 प्लस H 6 गुना L 10, 2 इंटू 10 गुना 8 80, 8 गुना 6 48, 6 गुना 10 60, 2 इंटू ये तीनों का योगफल 8, 6 4 10 8 18, गुणनफल 300। अब चूंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी मात्रक होगा उस पर पावर 2 लगा देंगे। जैसे मात्रक मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मात्रक पर पावर 2, जो भी मात्रक है उस पर पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वास्तव में 2 विमाओं पर निर्भर करती है, लंबाई और चौड़ाई पर। अब मान लीजिए इसी का हम निकाल लेते हैं घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला 2 इंटू H इंटू L प्लस B, 2 इंटू H कितना 6 इंटू L कितना 10 प्लस B कितना 8, 2 गुना 6 12 गुना 10 प्लस 8 18, ये दोनों का गुणनफल कर लीजिए। (216). चूंकि क्षेत्रफल निकाले हैं, जो भी मात्रक है उस पर पावर 2 लगा देंगे। अब तीसरा, घनाभ का आयतन, आयतन का फॉर्मूला L गुना B गुना H, लंबाई 10 गुना चौड़ाई 8 गुना ऊंचाई 6, गुणनफल 480। और जब भी आयतन निकालेंगे, आयतन 3 विमा पर निर्भर करता है, आयतन 3 विमा पर निर्भर करता है, इसलिए मात्रक पर पावर 3 लगा दीजिएगा। क्योंकि मात्रक मीटर है तो मीटर क्यूब। अब चौथा, घनाभ का विकर्ण, फॉर्मूला √100 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, √100 L स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100 प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, ये तीनों का योग 200। अब 200 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। (200) का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। चूंकि करनी घात में यहाँ पर 2 छिपा है तो जोड़ा लगा करके एक संख्या को बाहर निकाल देंगे गुना के रूप में, और जिसका जोड़ा नहीं मिला है वह रूट में ही रह जाएगा। विकर्ण, विकर्ण में केवल और केवल लंबाई होती है, अर्थात मात्रक पर पावर 1। चूंकि मात्रक मीटर है, केवल मीटर ही रहेगा। तो इस प्रकार घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर के हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण, ये हम सॉल्व करके निकाल दिए, प्राप्त कर लिए। इसको आप लोग अस्थिर से उतार लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को रोक रोक करके एकाग्र मन से उतार लीजिएगा। एक चीज और, आज घनाभ का हम पूरा टॉपिक समाप्त कर दिए, पूरा टॉपिक समाप्त कर दिए। घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ कैसे बनता है,
घनाभ में कितनी सतह होती है, कितने शीर्ष होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, कितने किनारे होते हैं, घनाभ का सूत्र क्या होता है, और एक एग्जाम्पल भी दे दिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और जितने भी छात्र देख रहे हैं, आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक तरह से हम ये मुफ्त शिक्षा अभियान चल रहा है। अभी फ्री में भी आप लोग को हम कक्षाएं दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने अधिक से अधिक छात्र तक हम पहुंच सकते हैं उतने छात्रों के लिए भला होगा, निश्चित रूप से भला होगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को उसमें जोड़ें। और आने वाले कुछ समय के पश्चात, अभी तो हम 1 घंटा का लगभग क्लास ले रहे हैं, आने वाले कुछ समय के पश्चात हम 2 घंटा या 3 घंटा का भी क्लास अलग अलग शिफ्ट में लेंगे, प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट। और ध्यान रहे, आज हम घनाभ स्टार्ट किए हैं, लेकिन आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि 9th का पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे यदि आप लोग का सहयोग रहेगा तो। धन्यवाद।